प्रिय विद्यार्थियों, मैं सत्यवान, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा। अर्थशास्त्र विषय के अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय में उपविषय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान के मुख्य उद्देश्य हैं विद्यार्थियों को निम्नलिखित के बारे में अवगत कराना। सबसे पहले केंद्रीय समस्या की परिभाषा, केंद्रीय समस्याओं के प्रकार, उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान और मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय समस्याएं यानी कि केंद्रीय समस्या की परिभाषा। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि भाई मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उनको पूरा करने के लिए मनुष्य कार्य करता है, अर्थात सीमित साधनों का प्रयोग करता है ताकि अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो। उसी प्रकार से प्रत्येक अर्थव्यवस्था आय, रोजगार तथा उत्पादन की समस्याएं होती हैं, जिनको हल करने के लिए अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों तथा तकनीक का इस प्रकार चयन करना पड़ता है कि समाज की अधिकतम संतुष्टि हो। इन चयन की समस्याओं को ही केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। उसके बाद जो मुख्य केंद्रीय समस्याएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है साधनों के आवंटन की समस्या, इसे साधनों के बंटवारे की समस्या भी कहा जाता है। तो साधनों के जो बंटवारे की समस्या है इसके 3 भाग हैं। सर्वप्रथम क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। इसके लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तुओं में से भी आवश्यक वस्तु का उत्पादन किया जाए या विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और इसका चुनाव करना पड़ता है तथा साथ ही साथ इस बात का भी चुनाव करना पड़ता है कि किस प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाए। इस संबंध में अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। जैसे यदि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है तो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, और यदि भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। सबसे जो पहली बात है कि इसमें उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती हैं, जैसे कपड़ा, जूता, खाना। जो हम दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं वे सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुएं कही जाती हैं। यहाँ पर मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वही वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तु कहलाती हैं, अर्थात जिनका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम बार करता है। उसके बाद फिर पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, अर्थात इसमें हम मशीनों को शामिल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक सिलाई की मशीन है, वो पूंजीगत वस्तु है। इसका प्रयोग करके हम कपड़े की सिलाई करते हैं और जो सिला हुआ कपड़ा है वो अंतिम वस्तु कहलाती है। उसके बाद फिर आया आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तुएं वे होती हैं जो हमें आवश्यकता के अनुसार सर्वप्रथम प्रयोग में लानी होती हैं, जैसे भोजन। उसके बाद विलासितापूर्ण वस्तुएं। विलासितापूर्ण वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं
जिनकी आवश्यकता को हम स्थगित भी कर सकते हैं या उनका हम बिल्कुल त्याग भी कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, रंगीन टीवी, कार इत्यादि। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, यदि देश को आक्रमण का अंदेशा है तो सैन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और ज़्यादा सैनिक तैयार किए जाएंगे। इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था वर्तमान में भी आक्रमण का शिकार है या भविष्य में उसके ऊपर आक्रमण होने का अंदेशा है, तो स्वाभाविक सी बात है उस अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य वस्तुओं का उत्पादन करे, अर्थात युद्ध सामग्री का उत्पादन करे, जैसे बंदूकें, तोप, टैंक, गोला बारूद आदि। और इसके साथ ही साथ उस अर्थव्यवस्था को सैनिक भी तैयार करने होंगे। सैनिकों के तैयार करने का अभिप्राय है कि सेवाओं का उत्पादन करना। उसके बाद यदि देश में शांति है तो वैज्ञानिक, डॉक्टर, अध्यापक आदि तैयार किए जाएंगे ताकि प्रगति के पथ पर देश आगे बढ़े। यहाँ पर वैज्ञानिक तैयार करना, डॉक्टर तैयार करना और अध्यापक तैयार करने से अभिप्राय ये है कि भी देश को इनकी सेवाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। उसके बाद साधनों के बंटवारे की समस्या का दूसरा भाग है उत्पादन कितना किया जाए। यह निर्णय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर निर्भर करता है। एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। इसका आप उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे यदि अर्थव्यवस्था में चने की मांग बढ़ जाती है तो गेहूं का उत्पादन कम करना होगा, क्योंकि उत्पादन के उपलब्ध साधनों को गेहूं की उत्पादन प्रक्रिया से हटाकर चने की उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, वैसे तो अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर सरलता की दृष्टि से यानी कि अध्ययन की दृष्टि से हमने केवल दो ही वस्तुओं के उत्पादन को लिया है, अर्थात केवल गेहूं और चने के उत्पादन को। अब इनमें जो लगे हुए साधन हैं वो भी भूमि और श्रम को ही यहाँ पर लिया गया है। श्रम का अभिप्राय यहाँ उस खेती पर काम करने वाले श्रमिकों की सेवाओं से है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर ही उत्पादकों को साधनों की मांग तथा पूर्ति के विषय में निर्णय लेना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए। इस संदर्भ में दो प्रकार की बातों के निर्णय लेने पड़ते हैं। वास्तव में यह तकनीकी के चुनाव की समस्या है। उत्पादन की दो तकनीक होती हैं, एक तो पूंजी प्रधान तकनीक और एक श्रम प्रधान तकनीक। इस संदर्भ में जो निर्णय लिए जाते हैं अर्थव्यवस्था के द्वारा वे हैं कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों के अनुसार किया जाता है। जैसे भारत में श्रम प्रधान तकनीक उपयुक्त है क्योंकि श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं तथा बेरोजगारी की समस्या का भी यह एक समाधान है। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है। श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक है कि जब उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की बजाय श्रमिकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अर्थात श्रमिकों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें श्रमिकों के स्थान पर ज़्यादा प्रयोग पूंजी का किया जाता है। श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग उन्हीं देशों में किया जाता है जहां पर श्रमिक कम मजदूरी की दर पर और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और जिन देशों की जनसंख्या आमतौर पर ज़्यादा होती है, जैसे भारत देश। दूसरा जो पूंजी प्रधान तकनीक है वो आमतौर पर विकसित देशों में अपनाई जाती है क्योंकि विकसित देशों में पूंजी की अधिकता होती है और श्रमिक वहाँ पर मजदूरी की ऊंची दर पर भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं।
उसके बाद है फिर इसमें कि उत्पादन का पैमाना क्या हो, अर्थात उत्पादन बड़े पैमाने पर अर्थात बड़े उद्योगों द्वारा या फिर छोटे पैमाने पर अर्थात लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा किया जाए। इस संदर्भ में भी अर्थव्यवस्था को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे उपलब्ध पूंजी के आधार पर ही और विशिष्टीकरण के आधार पर ही ये निर्णय लिया जाता है कि उत्पादन का पैमाना क्या हो। इस संदर्भ में दूसरी बात, ये जो आपको बताया कि भी उपलब्ध पूंजी की मात्रा के आधार पर यदि किसी देश में पूंजी कम है तो वहां पर उत्पादन लघु व कुटीर उद्योगों के द्वारा करवाया जाएगा, और जिन देशों में पूंजी की अधिकता है वहां पर उत्पादन बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े उद्योगों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता, बड़े उद्योगों के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर एक समस्या पैदा होती है कि जब कभी अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना होता है तो वहां पर परिवर्तन करना एकदम से संभव नहीं होता है। इस संदर्भ में कुछ समय लगता है, यानी कि साल 2 साल के बाद ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, और बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन करने के लिए विशिष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्टीकरण क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि विशिष्टीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रमिकों को उनकी योग्यता यानी कि उनकी कार्य कुशलता के आधार पर भी काम सौंपा जाता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उत्पादन लागतें न्यूनतम होती हैं और इससे उत्पादन भी तेजी से बढ़ता है। उसके बाद है फिर उत्पादन कहाँ किया जाए, यानी कि उत्पादन निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में या फिर विकसित क्षेत्र में या पिछड़े हुए क्षेत्र में, तथा कच्चे माल के स्रोत के नज़दीक किया जाए या फिर बाजार के नज़दीक किया जाए। इस संदर्भ में जो सही निर्णय अर्थव्यवस्था के द्वारा लिया जाना चाहिए वो निर्णय यही होता है कि उत्पादन उसी स्थान पर होना चाहिए जहां पर उत्पादन लागतें कम आती हों। उसके बाद फिर उत्पादन किन के लिए किया जाए, यानी कि उत्पादन धनी लोगों के लिए हो या निर्धन लोगों के लिए। इस संदर्भ में देश में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि देश में रहने वाले धनी लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि रहने वाले लोग यदि धनी ज़्यादा हैं तो धनी लोगों के लिए ही उत्पादन किया जाएगा, यानी कि विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, अर्थात विलासितापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन का ज़्यादातर भाग धनी लोगों के ही हाथों में जाएगा। दूसरा, यदि निर्धन लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यक वस्तुओं का जो ज़्यादा भाग है वो निर्धन या फिर यूँ कह लीजिए मध्यम वर्ग के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद है निर्णय कि उत्पादन भावी पीढ़ी के लिए हो या वर्तमान पीढ़ी के लिए हो। उसके बाद है उत्पादन सुरक्षा के लिए हो या आर्थिक व सामाजिक कल्याण के लिए। इस संदर्भ में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था कि भी यदि देश में कोई विदेशी आक्रमण का अंदेशा है या वर्तमान में कोई अर्थव्यवस्था विदेशी आक्रमण से जूझ रही है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर सुरक्षा के लिए उत्पादन होगा। और दूसरी बात, यदि शांतिकालीन अवस्था है देश में तो उत्पादन आर्थिक व सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा। उसके बाद है फिर अति अल्पकाल में वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो। वास्तव में जो ये समस्या है ये वितरण की समस्या कहलाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हुआ है, जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है वो समाज में रहने वाले लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि करता हो, इस प्रकार से उन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट है जो दूसरी केंद्रीय समस्या है वो है साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो।
विभिन्न उपयोगों व व्यवसाय में लगे उत्पादन के साधनों का प्रयोग कुशलता से कैसे किया जाए ताकि संतुष्टि और उत्पादन दोनों अधिकतम हों। यह साधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या है। इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए अनैच्छिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के नए अवसरों की तलाश की जाती है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, यहाँ पर ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि जब एक व्यक्ति मजदूरी की वर्तमान दर पर कार्य तो करना चाहता है, परंतु यदि उसे कार्य यानी कि उसे काम ना मिले तो वह बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। और इस अनैच्छिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए साधनों की कुशलता को बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि साधनों की कुशलता बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। उसके बाद है आर्थिक विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए। इस संबंध में तो विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वे अपने आर्थिक विकास को कायम रखने का प्रयास करती हैं और इसके लिए उन्हें उत्पादन के नई नई तकनीकों की खोज करनी पड़ती है। अल्प विकसित देश जैसे भारत है, इसमें भी अर्थव्यवस्थाएं अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करती हैं, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास करती हैं तथा व्यापार चक्रों से निपटने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर यह शब्द आया प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार चक्र। ये व्यापार चक्र क्या है कि अर्थव्यवस्था में कभी आर्थिक तेजी की स्थिति आती है जिन्हें हम महंगाई का दौर कहते हैं, और कभी महामंदी की स्थिति आती है जिसे हम मंदे का दौर कहते हैं। तो ये जो दोनों ही स्थितियां हैं ये आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा बाधक होती हैं। तो इनको भी, इन स्थितियों से निपटने के लिए भी सरकार को कई नीतियां बनानी पड़ती हैं और उन्हें लागू करना पड़ता है, जैसे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति इत्यादि। उसके बाद हम बात करते हैं, अब तक तो हमने विश्लेषण किया कि केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। संपूर्ण आर्थिक जगत में अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को भी केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनका समाधान करना पड़ता है। इस संदर्भ में तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं को प्रयास करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, यह जान लेना जरूरी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है, अर्थात उत्पादन के साधनों पर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। इसलिए केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता की दृष्टि से। उपभोक्ता उसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा देगा जिसके प्रयोग से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। उत्पादक की दृष्टि से तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से उत्पादन करता है। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनसे उसके लाभ अधिकतम होंगे, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। तो इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है, उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आपको यह बताया जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था
क्या है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सारा का सारा नियंत्रण सरकार का होता है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में कोई भी स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। और इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। जैसे इस अर्थव्यवस्था में विलासितापूर्ण वस्तुओं की जगह आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाता है और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही तकनीक का चयन किया जाता है। आर्थिक स्थिरता को कायम रखने के लिए इस अर्थव्यवस्था में भावी वस्तुओं के उत्पादन पर अर्थात पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाता है और केंद्रीय अधिकारी भूल सुधार नीति के अनुसार ही कीमत को नियंत्रित करता है। जैसे किसी वस्तु की मांग ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए केंद्रीय अधिकारी उसकी कीमतों को बढ़ा देता है और यदि मांग पूर्ति से कम है तो केंद्रीय अधिकारी उनकी कीमतों को कम करके उसकी मांग को बढ़ा देता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र पर कुछ सरकारी नियंत्रण होता है और कुछ निजी नियंत्रण होता है और इस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और केंद्रीय अधिकारी दोनों ही मिलकर के स्थिति के अनुसार समस्या का समाधान करते हैं। आमतौर पर इस अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर जो नियंत्रण होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र का होता है और जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो आमतौर पर निजी क्षेत्र का होता है। जिन वस्तुओं के उत्पादन को सरकार ने बढ़ाना होता है तो उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए सरकार उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और जिन वस्तुओं के उत्पादन को घटाना होता है उसके लिए सरकार उन वस्तुओं के ऊपर कर ज्यादा लगा देती है और वे वस्तुएं महंगी होने के कारण उनका उत्पादन कम हो जाता है। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का कार्य आमतौर पर निजी क्षेत्र को ही सौंपा जाता है और अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन जो है वो सरकारी नियंत्रण में ही होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सारे के सारे व्याख्यान के बाद अब हम बात करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न की, यानी कि जो प्रश्न आज के व्याख्यान से संबंधित हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, साधनों के कुशलतम उपयोग संबंधी समस्या कैसी है। सबसे पहले आपके पास इसमें 4 विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहला क आर्थिक समस्या, ख केंद्रीय समस्या, ग चयन की समस्या, घ उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख केंद्रीय समस्या। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय समस्या कौन सी है। सबसे पहला है क विकल्प, क्या उत्पादन किया जाए, ख उत्पादन कैसे किया जाए, ग उत्पादन किसके लिए किया जाए, घ उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो घ है, क्योंकि ये जो क, ख और ग हैं ये साधनों के बंटवारे की समस्या हैं जो कि एक केंद्रीय समस्या है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कौन करता है। क कीमत यंत्र, ख योजना अधिकारी, ग उपयुक्त दोनों, ख कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कीमत यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कौन करता है। क योजना अधिकारी, ख कीमत अधिकारी, ग उपयुक्त दोनों और घ कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो योजना अधिकारी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत में केंद्रीय समस्या का समाधान कौन करता है। क योजना अधिकारी, ख कीमत यंत्र, ग उपयुक्त दोनों, घ कोई नहीं। तो इसका उत्तर ग ही होगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि
इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं उनके ऊपर सरकार का और निजी का दोनों का ही नियंत्रण होता है। तो इसलिए ये दोनों ही कीमत यंत्र और योजना अधिकारी ही मिलकर के केंद्रीय समस्याओं के समाधान का कार्य करते हैं। साधनों के आवंटन की समस्या कौन सी है? के विकल्प है आपके पास, क्या उत्पादन किया जाए, खे कितना उत्पादन किया जाए, गे उत्पादन कैसे किया जाए, तथा घे उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी है, क्योंकि ये तीनों की तीनों समस्याएं ही साधनों के आवंटन या साधनों के बंटवारे की समस्या से संबंधित हैं। उसके बाद है विकसित देशों की केंद्रीय समस्या कौन सी है? के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना, खे आर्थिक विकास बनाए रखना, गे उपरोक्त दोनों, और घे कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है आर्थिक विकास को बनाए रखना। अंत में डियर स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान के बाद दो जो मुख्य क्वेश्चंस हैं इसमें वो आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो व्याख्यान का मेरा उद्देश्य था वो शायद पूरा हुआ है और आप घर जा कर के इसको रिवाइज भी करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान इतना ही था। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।